हेलो स्टूडेंट। आज से हम मुद्रा के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। मुद्रा क्या है, प्रकृति, कार्य और मुद्रा के संबंधित जो भी टॉपिक है, लगभग 6-7 टॉपिक है, वो आज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जिसमें पहला जो टॉपिक है मुद्रा, प्रकृति, कार्य। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि मुद्रा किस प्रकार जारी की जाती है, मुद्रा मान हम पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हो है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, जो परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि मुद्रा क्या है। अध्याय 1, मुद्रा, प्रकृति और कार्य। मुद्रा मुद्रा का मतलब है जो धनराशि या नोट या सिक्के जो हमारे पास हैं या संपत्ति के रूप में, वो सभी मुद्रा के अंग कहे जा सकते हैं। तो इस मुद्रा का या मनी का विकास कैसे हुआ, हम ये देखना पड़ेगा। और इसका अर्थव्यवस्था में क्या रोल होता है, इसके मुद्रा के कार्य क्या क्या करती है अर्थव्यवस्था में, और इसकी प्रकृति क्या होती है, हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। सर्वप्रथम ये बताना ज़रूरी है कि मुद्रा या मनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आप सब जानते हैं कि रोम के अंतर्गत, प्राचीन रोम में देवी जूनो मोनेटा का एक मंदिर हुआ करता था। वहाँ पर सोने के सिक्कों को ढालने का कार्य किया जाता था। क्योंकि उस देवी का नाम मोनेटा था, MONETA, उसी से मनी शब्द का प्रारंभ हुआ। तो वहाँ से ये उसका प्रारंभ होना माना जाता है। देखते हैं मुद्रा। मुद्रा वर्तमान आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। मुद्रा का आरंभ कब और कैसे हुआ, इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देना संभव नहीं। यह कहा जाता है कि रोम की देवी जुनो मोनेटा के यहाँ पर जब सिक्के ढलते थे तो मुद्रा शब्द की उत्पत्ति वहाँ से हुई है। लेकिन मुद्रा का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये अभी इसके बारे में कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से मुद्रा का विकास भी उसी क्रम में हुआ है जिस क्रम में मनुष्य के आर्थिक जीवन का विकास हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य का आर्थिक जीवन जटिल होता गया, वैसे ही मुद्रा का विकास हुआ है। विशिष्टीकरण व आर्थिक आवश्यकताओं में जैसे जैसे वृद्धि होती गई, मुद्रा के रूप, प्रकृति और कार्य में भी वृद्धि या परिवर्तन होता गया। जिस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, मानव के आर्थिक जीवन का विकास है, वैसे ही मुद्रा का विकास हुआ है और इसकी प्रकृति और कार्य में अंतर होता गया है। मुद्रा का प्रारंभिक रूप वस्तु मुद्रा था, कमोडिटी मनी, यानी वस्तु के रूप में मुद्रा। वस्तु जो थी वो मुद्रा का कार्य करती थी। जैसे वस्तु विनिमय व्यवस्था में आपने सुना होगा कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त की जा सकती है। तो वहाँ पर जो वस्तु थी वो मुद्रा कार्य करती थी। ये वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था प्राचीन काल को दर्शाती है। वर्तमान में अफ्रीका के कुछ जंगलों के कुछ देश है, या ऐसे कुछ देश या आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर वस्तु विनिमय का कार्य अभी भी प्रारंभ है। अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुएं जैसे पालतू जानवर, ग्वाले, चमड़ा, अनाज, नमक, सीप तथा कौड़ी आदि मुद्रा के रूप में प्रयोग की गई। बाद में धातुएं तथा वर्तमान में पत्र मुद्रा, प्लास्टिक मनी आदि सब मुद्रा में शामिल की जाती। सबसे पहले पालतू जानवर से के द्वारा मुद्रा संबंधी जो या विनिमय संबंधी जो कार्य है, जो मुद्रा का प्रमुख कार्य है, वो किया गया। और उस विनिमय कार्य के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे ग्वाले, चमड़ा, अनाज, नमक, सीप, कौड़ी आदि प्रयोग में लाई गई। फिर उसके बाद धातुएं प्रयोग में लाई गई। वर्तमान में कागज़ के नोट या पत्र मुद्रा या प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा, वो वर्तमान में मुद्रा का कार्य करती हैं। मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा की प्रकृति के आधार पर दी गई विभिन्न परिभाषाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी मुद्रा की जो प्रकृति निर्धारित होती है, उसको 3 वर्गों में मुद्रा की परिभाषाओं को बांट सकते हैं। पहला है वर्णनात्मक परिभाषाएं, जो मुद्रा के कार्यों के आधार पर की गई, यानी मुद्रा जो कार्य करती है उसके आधार पर मुद्रा की परिभाषा की गई है। इसमें देखते हैं हम, फ्रांसिस वॉकर ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे।
हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह सामग्री जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। यानी इन्होंने जो कहा है कि ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य कर सके वो मुद्रा है। इसमें इन्होंने ये नहीं कहा है कि उस मुद्रा को वैधानिकता प्राप्त होनी चाहिए। यदि वो मुद्रा का कार्य संपन्न करती है तो उसे मुद्रा कहा जा सकता है। इस रूप में यदि परिभाषा को अपन देखें तो मुद्रा का रूप बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य कर देती है मुद्रा कही जा सकती। इसमें यह संकेत नहीं है कि मुद्रा कही जाने वाली वस्तु को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, अर्थात इसमें सरकारी मान्यता का कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया इस परिभाषा में। दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक परिभाषा यानी जो सरकार द्वारा घोषित मुद्रा है उसके आधार पर मुद्रा माना जाना चाहिए किसी वस्तु को। मुद्रा वह वस्तु है जिसे सरकार मुद्रा घोषित करती है और प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करने हेतु बाध्य होता है। इस विचार के प्रमुख समर्थक अर्थशास्त्र जर्मनी के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर हॉट्रे हैं। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है। प्रोफेसर नैप कहते हैं कि राज्य अगर किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर दे वैधानिक रूप से तो वो मुद्रा कही जाएगी, चाहे वो वस्तु कोई भी वस्तु हो। जरूरी नहीं है कि धातु के सिक्के हो या नोट या ऐसी कोई भी वस्तु जिसे मुद्रा घोषित कर दिया है वो राज्य मुद्रा कही जाएगी। हॉटरी के अनुसार प्रथम ऋणों के कानूनी शोधन के लिए मुद्रा एक साधन प्रदान करती है। दूसरा मूल्य मापक के लिए मापक के रूप में यह साख की अस्थिरता को सही करती है। यानी कानूनी शोधन के लिए यानी ऋणों के कानूनी शोधन के लिए मुद्रा के द्वारा ऋणों का शोधन किया जा सकता है कानूनी रूप से। और दूसरा मूल्य मापक के रूप में ये साख की अस्थिरता को सही करती है, यानी मूल्य मापन का कार्य भी ये करती है और साख अस्थिरता को सही करती। प्रोफेसर कार्ल बॉन्ड के अनुसार ये परिभाषा मुद्रा से संबंधित वकीलों के दृष्टिकोण को बताती। वकीलों के दृष्टिकोण को इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सरकार की वैधानिकता की बात कही। यदि सरकार किसी को मुद्रा घोषित कर दे तो वही मुद्रा है, यानी वकीलों कानूनी दृष्टि को बताती है। यह परिभाषा संकुचित रूप बताती है। विनिमय रूपी ऐच्छिक कार्यों को सरकारी स्वीकृति से दबाकर उसे सही विनिमय नहीं कहा जा सकता। इसकी आलोचना की गई कि ये मुद्रा की संकुचित परिभाषा बताती है, जबकि विनिमय का जो कार्य है वो ऐच्छिक कार्य है और सरकारी स्वीकृति से दबाकर उसे सही विनिमय नहीं कहा जा सकता। मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में भारी कमी से मुद्रा में सरकारी मान्यता रहने पर भी सामान्य स्वीकृति का गुण समाप्त हो जाता है। मुद्रास्फीति की दशा में मुद्रा का मूल्य बहुत ज़्यादा गिर जाता है। जब मुद्रा का मूल्य निरंतर गिरता रहता है तो लोगों का मुद्रा में विश्वास कम हो जाता है, जबकि सरकारी मान्यता उस मुद्रा पर रहती है लेकिन लोग उसे स्वीकार करना समाप्त करने लगते हैं, तो उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण समाप्त हो जाता है। जैसे अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे में सन 2008 में और जर्मनी में 1944 में, हंगरी में पेंगोस मुद्रा की स्थिति सर्वग्राहता का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है, राज्य की शक्ति नहीं। यानी जिम्बाब्वे में 2008 में और जर्मनी में 1944 में जो मुद्रास्फीति हो गई थी उसके कारण मुद्रा में पेंगोस मुद्रा जो हंगरी की थी उसमें लोगों का विश्वास खो गया था। सर्वग्राहता का वास्तविक आधार जनता का विश्वास है, राज्य की शक्ति नहीं। सर्वग्राहता होने के लिए मुद्रा में जो आधार होना चाहिए वो जनता का विश्वास होना चाहिए। यदि जनता किसी मुद्रा में विश्वास करती है तो वो मुद्रा सर्वग्राह्य रूप यानी सर्व सभी लोगों द्वारा ग्रहण योग्य होने का रूप धारण कर लेती है। राज्य की शक्ति किसी की सर्वग्राह्यता नहीं बना सकती, अर्थात जनता का विश्वास होना जरूरी है। तीसरा है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा है। क्राउथर के शब्दों में मुद्रा की परिभाषा किसी ऐसी वस्तु के रूप में की जा सकती है जो विनिमय के माध्यम अर्थात ऋणों के शोधन के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य मापन और मूल्य संचय का कार्य भी करती है। क्राउथर ने कहा है कि कोई ऐसी वस्तु जिसके द्वारा ऋणों का शोधन किया जा सके, जो ऋण लिए गए हैं उसका भुगतान किया जा सके, विनिमय के कार्य में इसको उपयोग में लाया जा सके
और किसी वस्तु का मूल्य मापन किया जा सके और मूल्य को संचय करके रखा जा सके, वह कार्य यदि कोई वस्तु करती है तो वह मुद्रा कही जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा रूपी वस्तु के 3 विशेष लक्षण हैं। पहला, कि उस वस्तु में जो मुद्रा कही गई है उसमें सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए। सामान्य स्वीकृति का मतलब है कि सभी लोग उसको स्वीकार करें, सभी लोग उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें। दूसरा, स्वीकृति स्वतंत्र और ऐच्छिक होनी चाहिए, अर्थात ये स्वीकृति कानूनी या वैधानिक नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र और ऐच्छिक स्वीकृति होनी चाहिए। तीसरा, यह स्वीकृति या सर्वग्राहता केवल वर्तमान लेन देन भुगतान के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य के भुगतान के लिए भी होनी चाहिए। तीसरा, इसमें बोला है कि माना सबने सामान्य स्वीकृति दे दी, लेकिन वो जो सामान्य स्वीकृति है वो वर्तमान समय के लिए ही नहीं होनी चाहिए, और भविष्य के भुगतान के लिए, यानी भविष्य में भी उस वस्तु से मुद्रा का कार्य किया जा सके या भुगतान किया जा सके, तो भविष्य की स्वीकृति भी उसमें होनी चाहिए। इसलिए इसका प्रयोग ऋणों की अदायगी व मूल्य संचय के लिए भी किया जा सकता है। यह परिभाषा सामान्य स्वीकृति पर अधिक बल देती है, इसलिए आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत मांग जमा राशि, डिमांड डिपॉजिट, डीडी, मांग जमा राशि का मतलब यह है कि जो जमा राशियां बैंक में जनता द्वारा जमा की जाती बचत खातों में या चालू खातों में, उसे मांग जमा राशियां कहा जाता है। तो मांग जमा राशियां को मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था में डिमांड डिपॉजिट को मुद्रा में शामिल नहीं करते, क्योंकि विनिमय साध्य विलेखों, चेक अथवा साख पत्रों में सामान्य स्वीकृति का गुण होना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि चेक, क्रेडिट कार्ड और जो अन्य पत्र है तो उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण होना अनिवार्य नहीं, यानी कुछ लोग उसको स्वीकृति दे सकते हैं, कुछ लोग उसको स्वीकृति नहीं दे सकते। अधिकांश लोग जो वर्तमान में स्वीकृति देते हैं वो मुद्रा, करेंसी मुद्रा को देते हैं, नोट के रूप में या सिक्कों के रूप में। इसका आधार ऐच्छिक स्वीकृति है। ऐच्छिक स्वीकृति का मतलब कुछ व्यक्ति चेक और साख पत्र को स्वीकार कर सकते हैं और कुछ उसे स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं। सामान्य स्वीकृति को प्रेरणा देने वाले कारणों पर ध्यान नहीं देती है, यानी जो परिभाषा है वो सामान्य स्वीकृति को प्रेरणा जो देते हैं कारक, उस पर ध्यान नहीं देती। मुद्रा के गुणों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि मुद्रा वस्तु जिसे एक व्यापक क्षेत्र में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, ऋणों के भुगतान तथा मूल्य के संचय के रूप में स्वतंत्र और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। यहाँ पर मुद्रा के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन किया गया है। एक तो विनिमय माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, अर्थात मुद्रा जो है वस्तु और सेवाओं को मूल्य मापती है। तीसरा, ऋण का भुगतान, अर्थात मुद्रा के द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तीसरा, चौथा है मूल्य संचय। मूल्य संचय का मतलब है कि मुद्रा के रूप में यदि मुद्रा को संचय किया जाता है तो एक प्रकार से हम मूल्य संचय करते हैं, और मूल्य संचय क्योंकि हमने मुद्रा को संचित कर लिया और भविष्य में उससे खर्च करके हम वस्तु और सेवा प्राप्त कर सकते हैं, तो मूल्य संचय का कार्य भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मुद्रा की परिभाषा से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से, हमें दृष्टिकोण देखने होंगे। दृष्टिकोण का मतलब है कि लोग मुद्रा को कैसे देखते हैं या उस मुद्रा के बारे में क्या सोचते हैं। कैनन तथा अन्य जो है अर्थशास्त्री वो मुद्रा की परिभाषा ही देना उचित नहीं समझते, क्योंकि मुद्रा अपना कार्य कर रही है और मुद्रा का रूप निरंतर परिवर्तित होता रहा है, तो उसे परिभाषा देना ही उचित नहीं समझते। संकुचित दृष्टिकोण, पहला है संकुचित दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण में मुद्रा के 2 रूप माने हैं। पहला है मुद्रा का अमूर्त रूप या एब्स्ट्रैक्ट साइट ऑफ मनी, या अदृश्य रूप भी इसको हम कह सकते हैं। अदृश्य रूप में मुद्रा क्या करती है? अदृश्य रूप में मुद्रा मूल्य को मापती है, वस्तु और सेवा के मूल्य को मापती है और लेखे की इकाई है, अर्थात इसके द्वारा हम अकाउंट्स को रख सकते हैं, मुद्रा के रूप में अकाउंट्स को रख सकते हैं। तो मुद्रा के अमूर्त रूप में देखते हैं कि यह रूप मुद्रा के मूल्य मापक तत्व को बताता है और मुद्रा को लेखे की इकाई मानता है। अर्थशास्त्री गस्टाव कैसल के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन करने के लिए सामान्य मापक का कार्य करती है, जिसके द्वारा विनिमय योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं। गस्टाव कैसल कहते हैं कि वस्तुओं का मूल्यांकन करना और सामान्य मापन करना, मूल्य का मापन करना और वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करना मुद्रा का कार्य है।
जो इसका अमूर्त रूप है। अब मुद्रा का मूर्त रूप का मतलब कॉन्क्रीट साइड ऑफ मनी। मुद्रा का मूर्त रूप से मतलब है कि मुद्रा जिसको हम छू सके, स्पर्श कर सकें। इसमें विभिन्न पत्र मुद्राओं और सिक्कों, जिन्हें विभिन्न भुगतानों के लिए प्रयोग करते हैं, शामिल होती है। यानी नोट, करेंसी, सिक्के, जिसके द्वारा हम विनिमय कार्य, भुगतान का कार्य करते हैं। संकुचित दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री मुद्रा में नोट और सिक्के ही शामिल करते हैं। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि को मुद्रा नहीं मानते। संकुचित दृष्टिकोण वाले जो अर्थशास्त्री मुद्रा में केवल नोट और सिक्का शामिल करते हैं और बाकी को वो मुद्रा नहीं मानते, जो वर्तमान आधुनिक समय में प्रचलन में है, जैसे चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल आदि। वैधानिक स्वीकृति प्राप्त मुद्रा अथवा विधिग्राह को मुद्रा को चलार्थ कहा जाता है। यदि किसी मुद्रा को जो वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है, यानी विधि द्वारा ग्राह्य होती है, तो उसको चलार्थ या करेंसी कहा जाता है। जब मुद्रा में सर्वमान्य साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है, इसमें सर्वमान्य साख मुद्रा भी सम्मिलित होती है। सभी चलार्थ मुद्रा है, परंतु सभी मुद्रा चलार्थ नहीं है। ऑल करेंसी इज मनी, यानी जो भी करेंसी वो मनी है, पर ऑल मनी इज नॉट करेंसी, यानी सभी मुद्रा चलार्थ नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ मुद्राओं को सरकार वैधानिक स्वीकृति देती है, कुछ मुद्राओं को वैधानिक स्वीकृति नहीं देती, परंतु फिर भी वे मुद्रा में शामिल होती है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। व्यापक दृष्टिकोण वाले अर्थशास्त्री मुद्रा में वह सब वस्तुएं शामिल करते हैं जो मुद्रा का कार्य करती हैं। कार्ल हेलफरिक के अनुसार मुद्रा से हमारा आशय उन सब वस्तुओं और संस्थाओं से है जो एक दिए हुए क्षेत्र तथा एक दी हुई प्रणाली में आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक सहयोग में सुविधा पहुंचाती है। इसमें ये कहा गया है कि मुद्रा का तात्पर्य उन सब वस्तुओं और संस्थाओं से है जो एक क्षेत्र में एक प्रणाली के तहत आर्थिक शक्तियों में, यानी विनिमय माध्यम, मूल्य मापन और मूल्य अंतरण की में सुविधा देती है, तो उसे मुद्रा कहा जा सकता है। प्रोफेसर कार्ल बॉन्ड सामान्य स्वीकृति की व्यावसायिक विचारधारा, कमर्शियल व्यू ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसे मुद्रा की परिभाषा का आवश्यक अंग माना है। प्राय जहाँ भी बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ज़्यादा विकसित नहीं हैं, वहाँ चलार्थ का प्रयोग अधिक होता है। भारत में मुद्रा पूर्ति में चलार्थ या करेंसी का हिस्सा 20% और विकसित देशों में लगभग 6% है। यानी वर्तमान में भारत में जो करेंसी या नोट का प्रचलन है वो लगभग 20% माना जाता है, जबकि विकसित देशों में ऑनलाइन ट्रेडिंग अधिक होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए वहाँ पर जो चलार्थ या करेंसी का हिस्सा वो 6% है। वर्तमान में भारत में भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग धीरे धीरे विकसित हो रही है, अतः चलार्थ या करेंसी का हिस्सा भी भारत में वर्तमान में काफ़ी घट रहा है। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा ट्रांसफ़र या मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो इन मेथड से हम कर सकते हैं। ECS, ये सब बैंकिंग मेथड है। ये बैंक में आप यदि जाएंगे तो वहाँ पर आप 3 ये मेथड जो मुख्य रूप से वो देख सकते हैं। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी फंड ट्रांसफ़र आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं आजकल ऐप के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के जो पे ऐप चल रहे हैं उनके द्वारा भी हम फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के कारण जो है वर्तमान में करेंसी का जो चलन है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। या हम ये कह सकते हैं कि पहले यदि हम 100% करेंसी में लेन देन करते थे तो घट कर हम लगभग 20 या 30% ही करेंसी में लेन देन करते हैं। बाकी 70% जो है वो ऑनलाइन ही लगभग कर रहे हैं। अर्थशास्त्री जॉनसन ने मुद्रा परिभाषा संबंधी 4 दृष्टिकोण दिए हैं। अर्थशास्त्री जॉनसन ने जिन्होंने परिभाषा के संबंध में 4 दृष्टिकोण दिए। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण कहता है कि मुद्रा का कार्य करने वाली वस्तु मुद्रा है, अतः कार्यात्मक विशेषता पर जोर दिया है इसमें परंपरागत दृष्टिकोण में। और इसमें मुद्रा में केवल
चलन तथा डीडी मांग निक्षेप को ही शामिल किया। मांग निक्षेप का मतलब है मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट। डीडी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, जो बचत खातों और चालू खातों में बैंक में जमा कराई जाती है धनराशि जनता द्वारा, जो मांगे जाने पर बैंक को लौटानी पड़ती है। और चलन में नोट और सिक्के होते हैं, जिसमें बड़े नोट से लेकर 2000 रुपये के नोट, 500 रुपये के नोट, 100 रुपये के नोट, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये के नोट आदि शामिल है। और सिक्कों में 100 रुपये का सिक्का, 50 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का आदि, 5 रुपये का सिक्का आदि शामिल है। तो परंपरागत जो अर्थशास्त्री हैं, ये वो दृष्टिकोण बताता है कि मुद्रा वही वस्तु है जो मुद्रा के कार्य करे, और उस मुद्रा में केवल दो चीज़ों को शामिल करते हैं। चलन, जिसमें दो हैं, नोट और सिक्के, और मांग जमा। मांग जमा में जो बैंक में विभिन्न खातों में जमा रहती, इसमें सावधि, टाइम डिपॉजिट शामिल नहीं है। जो एफडी जिसको हम कहते हैं, एफडी इसमें शामिल नहीं है। दूसरा है शिकागो विश्वविद्यालय का, जो शिकागो विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री थे उनका दृष्टिकोण। शिकागो विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में है, और अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्होंने जो मुद्रा में चीज़ शामिल की है, उसमें क्या क्या उन्होंने मुद्रा में शामिल किया। उन्होंने शामिल किया है चलन। चलन का मतलब है नोट और सिक्के, प्लस डीडी मांग जमा राशि, यानी डिमांड डिपॉजिट, जो मैंने अभी बताया, प्लस टीडी टाइम डिपॉजिट, या एफडी जिसको अपन कह सकते हैं, समय जमा राशि, समयावधि जमा राशि इसको बोलते हैं। यानी 5 साल के लिए, 7 साल के लिए एफडी जो की जाती है, जिसको हम निकाल नहीं सकते, और निकालते हैं तो उस पर हमें कुछ निकालने पर हमें कुछ उसमें आर्थिक नुकसान होता है। और इसमें शामिल किया बचत खातों में जमा राशि भी शामिल की है। तो इन्होंने 4 चीज़ों को शामिल किया, चलन, डीडी और टीडी, और बचत खातों में जमा राशि। तो इनका जो मुद्रा को मानने का दृष्टिकोण बहुत व्यापक है। उन्होंने सभी तीनों मतलब इनको मुद्रा माना है। इन अर्थशास्त्रियों के विचार में इनके द्वारा दी गई मुद्रा की परिभाषा राष्ट्रीय आय की व्याख्या के लिए अधिक उपयुक्त है। राष्ट्रीय आय में क्योंकि हम सभी को शामिल करते हैं, तो ये मुद्रा की परिभाषा जो दी गई है अधिक उपयुक्त है। तीसरा एक विस्तृत दृष्टिकोण देखते हैं, गुर्ले और शॉ का दृष्टिकोण। गुर्ले और शॉ, मुद्रा में चलन, करेंसी, बैंकों की मांग जमा, डीडी, मियादी जमा, टीडी के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को हम कहते हैं NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। कई जैसे मुथूट फाइनेंस हुआ, या ऐसे कोई दूसरी नॉन बैंकिंग जो संस्थाएं हुई, जो जनता से जमा राशि प्राप्त करती, उसको भी इसमें शामिल किया है। तथा दावे, जो भुगतान के साधनों के स्थानापन्न हो सकता है। ऐसे कोई क्लेम्स होते हैं जिनसे कोई मुद्रा में राशि प्राप्त होती, वो भी मुद्रा क्लेम्स को भी मुद्रा में शामिल किया। तो इन्होंने, गुर्ले और शॉ ने मुद्रा को बहुत व्यापक दृष्टिकोण दिया है। इसमें लगभग सभी इस चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया मुद्रा के अंतर्गत। चौथा है केंद्रीय बैंक के अनुसार मुद्रा क्या है या दृष्टिकोण क्या है। केंद्रीय बैंक मुद्रा में सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त शाख को शामिल करते हैं। यानी जिस वस्तु से हमें शाख प्राप्त होती, क्रेडिट प्राप्त होता है, यानी उस वस्तु से हम कोई विनिमय कार्य कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तो मुद्रा को में उसको शामिल किया जा सकता है। अब देखते हैं हम तरलता की धारणा। तरलता की धारणा बहुत इम्पोर्टेंट है। तरलता, लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मुद्रा का कोई रूप जिसे हम जल्द से जल्द व्यय कर सकें। जैसे मान लो अपने पास नोट है, तो नोट को हम जल्दी से व्यय कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सोना है, तो सोने को व्यय करने के लिए हमें पहले उससे या तो उसको सुनार को उसको देना होगा, उसके बदले में धनराशि प्राप्त करनी होगी, फिर उसको व्यय किया जा सकता है। तो ये तरलता का मतलब है कि कोई जो वस्तु है या जो मुद्रा है, जो मुद्रा का कार्य कर सकती है या मुद्रा होती है, उसमें कितनी तरलता है, कितनी जल्दी उसको उपयोग में लाया जा सकता है। यदि किसी के पास ज़मीन है, तो ज़मीन को उपयोग में लाने के लिए उसे बहुत मुद्रा में बदलने के लिए उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें तरलता की जो है वो
तरलता का तत्व वो सबसे कम उसमें माना जाता है। देखते हैं तरलता की धारणा। ब्रिटेन द्वारा 1957 रेडक्लिफ समिति नियुक्त की गई थी। मुद्रा प्रणाली की जांच संबंधी इस समिति ने मौद्रिक नीति निर्धारण तथा सफल संचालन हेतु तरलता के विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी रेडक्लिफ समिति ने कहा था कि यदि किसी देश में मौद्रिक नीति बनाई जाती है और यदि उसका संचालन किया जाता है तो उसमें तरलता को देखना बहुत ज़रूरी है कि तरलता कितनी है। किसी अर्थव्यवस्था में तरलता का जो विचार है वो अधिक महत्वपूर्ण है। अब तरलता से आशय, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी आदेय या संपत्ति को बिना किसी विलंब, कठिनाई या क्षति के नगद मुद्रा में बदल देने की क्षमता से। जैसा मैंने बताया कि अभी सोना है या ज़मीन है, उसको नगद मुद्रा में बदल देने में अलग अलग समय लग सकता है। सोने में कम समय लग सकता है, ज़मीन में ज़्यादा समय लग सकता है। अतः इसकी जो बदलने की जो टाइम है या जो क्षमता है वो तरलता को दर्शाती, ताकि इसकी इच्छानुसार व्यय और विनियोग किया जा सके, ताकि जो नगद मुद्रा में बदल देने के बाद उसका हम इच्छानुसार व्यय और विनियोग कर सके। तरलता से आशय किसी वस्तु में नगद मुद्रा में बदल दें कितनी जल्दी बदल जाती है उसकी क्षमता से है। सन्निकट मुद्रा या निकट मुद्रा भी इसको हम कह सकते हैं। तरलता का गुण रहते हुए भी स्पष्ट रूप से ये मुद्रा नहीं कही जा सकती। वह सभी सन्निकट या निकट मुद्रा है। प्रोफेसर चैंडलर के अनुसार सन्निकट मुद्रा व्यय की दर को प्रभावित करती है। सन्निकट मुद्रा से भी व्यय जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। मौद्रिक नीति के सफल संचालन के लिए तरलता का विचार ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। यानी जो तरलता इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो नगद है, कैश है या सिक्के जो चल रहे हैं, वो तरलता ही इस मौद्रिक नीति के संचालन को अधिक सफल, उसका जो आधार है मौद्रिक नीति का, वो तरलता ही है। अर्धविकसित देशों में भी आय में वृद्धि के साथ साथ बैंकों की जमा राशि में वृद्धि होती। जैसे जैसे अर्धविकसित देश विकसित होते जाते हैं, आर्थिक विकास होता है, फलस्वरूप आय में वृद्धि होती है, तो बैंक की जमा राशि में भी वृद्धि होती। तरलता को नियंत्रित न करने पर वाणिज्यिक बैंक बढ़ती हुई जमाओं के आधार पर साख का सृजन करके देश में मौद्रिक साधनों की पूर्ति में इनकी वृद्धि कर सकते हैं, जिससे उचित मौद्रिक व्यवस्था के मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आ सकती है। यानी जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है तो बैंक की जमा राशि में वृद्धि होती है। अब बैंक क्या करता है कि अपनी बढ़ती हुई जमा राशि के आधार पर वो अधिक से अधिक ऋण दे सकता है और ऋण देकर वो मौद्रिक साधनों की पूर्ति में वृद्धि कर सकता है। लेकिन ऐसी बढ़ती हुई तरलता को नियंत्रित करना भी जरूरी है, जिससे कि मौद्रिक व्यवस्था में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। तो इसके लिए आरबीआई समय समय पर जो ब्याज की दर है या बैंक दर है या रिवर्स रेपो रेट है उसको कम या ज़्यादा करता रहता है, ताकि वो तरलता या लिक्विडिटी को नियंत्रित कर सके, जिससे लिक्विडिटी को आर्थिक विकास के लिए सही रूप से प्रयोग किया जा सके या मुद्रा को आर्थिक विकास के लिए सही रूप से प्रयोग किया जा सके। ये हमने मुद्रा की प्रकृति और दृष्टिकोण के बारे में देखा, परिभाषाएं देखी हमने। अब हम देखते हैं मुद्रा के प्रकार या काइंड्स ऑफ मनी। मुद्रा के क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला है, प्रकृति के आधार पर लॉर्ड जे.एम. केन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण वास्तविक मुद्रा और लेखा मुद्रा, रियल मनी और अकाउंट मनी में किया है। वास्तविक मुद्रा या रियल मनी वह है जो किसी देश में विनिमय माध्यम तथा भुगतान के आधार के रूप में प्रचलित होती है और क्रय शक्ति का संचय करती है। इसके पर्यायवाची शब्द है से राज्य मुद्रा, यथार्थ मुद्रा या चलन मुद्रा भी कह सकते हैं। तो पहला जो कीन्स ने बताया है, प्रकृति के आधार पर, मुद्रा की प्रकृति के आधार पर वास्तविक मुद्रा जो वास्तविक रूप में प्रचलित होती है, नोट सिक्के हुए। दूसरा है लेखा मुद्रा। लेखा मुद्रा है जो वास्तविक रूप में प्रचलित नहीं होती, केवल अकाउंट्स में जिसकी एंट्री की जाती। लेखा मुद्रा वह है जिसमें ऋण और कीमत तथा सामान्य क्रय शक्ति बताई जाती। इसी में सभी प्रकार के हिसाब रखे जाते हैं। इसके पर्याय नाम है केन्स द्वारा जो दिए गए हैं, पर्यायवाची नाम इस मुद्रा के जो दिए गए लेखा मुद्रा के, वो है अभिव्यक्ति मुद्रा अथवा शीर्षक मुद्रा। बेनहम जो अर्थशास्त्री है वो इसे लेखे की इकाई मानते हैं। इस मुद्रा को लेखे की इकाई बोला है। और सेलिगमैन ने, प्रोफेसर सेलिगमैन ने है लेखा मुद्रा को आदर्श मुद्रा कहा है। साधारणतः लेखा मुद्रा तथा वास्तविक मुद्रा भिन्न नहीं होती, क्योंकि
लेखा मुद्रा में भी हम रुपए के अंतर्गत ही हिसाब लिखते हैं और वास्तविक मुद्रा भी रुपए ही होती, परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी है जब ये दोनों अलग अलग रहती है। यानी वास्तविक कार्य तो कोई अलग मुद्रा कर रही है और अकाउंट में हम किसी दूसरी मुद्रा को लिख रहे हैं। जैसे 1923 में जर्मनी में मार्क वास्तविक मुद्रा थी और लेखा मुद्रा फ्रैंक या स्विस डॉलर थी। यानी जर्मनी में उसका क्या हो रहा था कि मार्क से तो वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा रही, जर्मनी की जो मुद्रा है मार्क, उससे वस्तु सेवाएं खरीदी जा रही थी, लेकिन जो अकाउंट रखा जा रहा था व्यापारियों उत्पादकों द्वारा वो फ्रैंक या स्विस डॉलर में रखा जा रहा था। लेखा मुद्रा सैद्धांतिक मुद्रा है, जबकि वास्तविक मुद्रा व्यवहारिक मुद्रा है। व्यवहार रूप में वास्तविक मुद्रा ही प्रचलन में होती है। लॉर्ड केन्स ने वास्तविक मुद्रा के भी दो रूप बताए हैं। पहला तो उसने बताया वास्तविक मुद्रा और लेखा मुद्रा। फिर उसने बताया कि वास्तविक मुद्रा भी दो प्रकार की होती है। पहला वस्तु मुद्रा, जैसा कि नाम से पता चल रहा है वस्तु मुद्रा प्रमाणिक और पूर्णकाय मुद्रा होती है। इसका निर्माण ऐसी वस्तु द्वारा होता है जिसका वास्तविक मूल्य मुद्रा पर अंकित मूल्य के बराबर या लगभग बराबर होता है। वस्तु मुद्रा में हम देखते हैं कि जैसे पहले सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के जो प्रचलन थे वो वस्तु मुद्रा, यानी हमने किसी वस्तु को मुद्रा का रूप दे दिया। सोने के सिक्के स्वर्ण मुद्रा है उसको कहा जाता था। उसमें जो मुद्रा का जो वास्तविक मूल्य यानी मुद्रा का जो जिससे वस्तुएं सेवाएं खरीदी जा सकती है वो मुद्रा पर अंकित मूल्य के बराबर या लगभग बराबर होता है। उदाहरण धातु मुद्रा। दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव मनी। विनिमय माध्यम में पर इसका वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य की तुलना में कुछ नहीं होने से संचय के लिए उपयुक्त नहीं होती। वर्तमान में जो नोट है उस नोट पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया होता है, लेकिन उस नोट को देखा जाए तो वो एक कागज ही है, उसका कोई मूल्य नहीं है कागज का। लेकिन जो कि सरकार ने इस पर वो एक वैधानिकता उसके स्वीकृति दी है, अतः उसको मुद्रा मानते हैं। तो उसका वास्तविक मूल्य जो होता है वो वास्तविक मूल्य अंकित मूल्य की तुलना में कुछ नहीं होने से संचय के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो वो संचय के लिए ऐसी मुद्रा उपयुक्त नहीं थी। नोट को संचय करके नहीं रखा जाना चाहिए, कुछ समय के लिए रखते लिए अधिक समय के लिए रखा जाना उचित नहीं रहता है। प्रतिनिधि मुद्रा को दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्रबंधित मुद्रा अथवा परिवर्तनीय मुद्रा। दूसरा प्रादिष्ट मुद्रा या अपरिवर्तनीय। इसे किसी वस्तु मुद्रा में बदलने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। परिवर्तनीय मुद्रा प्रतिनिधि मुद्रा को दो प्रकार के रूप उसके हो सकते हैं। पहला है परिवर्तनीय मुद्रा। परिवर्तनीय मुद्रा का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति 500 रुपये लेकर या 2000 या 20,000 रुपये लेकर सरकार के पास जाए, रिजर्व बैंक के पास जाए और वो बोले कि इसको सोने में बदल दो, तो सरकार उसको सोने में बदल सकती है। उसके लिए वो परिवर्तित कर सकती है या उसको किसी अन्य मुद्रा में भी परिवर्तनीय हो सकती है। अपरिवर्तनीय मुद्रा है कि उसे वस्तु मुद्रा में बदलने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। केन्स ने चालू मुद्रा में राज्य मुद्रा और बैंक मुद्रा को शामिल किया है। चालू जो मुद्रा है करेंसी में उसमें राज्य मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों को शामिल किया जो कि निश्चित समय पर जनता के हाथ में होती है। इसे आय मुद्रा, व्यवसाय मुद्रा, बचत मुद्रा भी आगे नामों से पुकारा जाता है। दूसरा वैधानिकता के आधार पर मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर मतलब यह कि कानूनी रूप से इसे वैधानिक बनाया गया जिस वस्तु को। इसमें पहला है विधिग्राम मुद्रा, जिसमें सामान्य स्वीकृति कानून द्वारा अनिवार्य की जाती है। यानी कोई वस्तु जिसको सामान्य स्वीकृति प्रदान करनी है तो कानूनन उससे मुद्रा घोषित किया जाता है, तो विधिग्राम मुद्रा होती है। अब विधिग्राम मुद्रा भी दो प्रकार की हो सकती है, सीमित विधिग्राम मुद्रा और असीमित विधिग्राम। यानी सीमित विधिग्राम यानी जिस मुद्रा को सीमित रूप में कोई व्यक्ति या उत्पादक या व्यापारी ग्रहण कर सकता है, और असीमित विधिग्राम मतलब यानी असीमित मात्रा में किसी मुद्रा को कोई व्यक्ति स्वीकार कर सकता है या उत्पादक या व्यापारी स्वीकार कर सकता है या उपभोक्ता स्वीकार कर सकता है। तो सीमित विधिग्राम में हम छोटे सिक्के और नोट डालते हैं, यानी 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का, जिसको बहुत अधिक जिसकी मात्रा व्यापारी या उत्पादक स्वीकार
नहीं कर सकता, उसे सीमित विधिग्राह कहते हैं। और असीमित विधिग्राह उसे कहते हैं जिसकी कितनी भी सीमा तक मात्रा स्वीकार की जाती। रॉबर्टसन ने असीमित विधिग्राह मुद्रा को साधारण मुद्रा कहा है, जनरल मनी, कॉमन मनी या जनरल मनी इसे कहा है रॉबर्टसन ने। अब पहला है विधिग्राह मुद्रा, यानी जिसमें वैधानिकता डाल दी जाए सरकार द्वारा कि ये मुद्रा है। दूसरा है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा है ना जिसकी स्वीकार करना अपनी इच्छा पर निर्भर है, कानूनी अनिवार्यता उसकी नहीं होती। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, बिल इत्यादि, ये ऐच्छिक मुद्रा है। यदि किसी दुकानदार के पास में हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाएं, वर्तमान में तो ऑनलाइन सिस्टम अच्छा हो गया जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाता है, लेकिन वर्तमान में कई जगह हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाए तो उससे वो स्वीकार करने से मना कर सकता है, तो ये ऐच्छिक मुद्रा में शामिल हो जाता है। रॉबर्टसन ने इसे बैंक मुद्रा कहा है क्योंकि मुख्य रूप से बैंक द्वारा यही जारी की जाती क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक, बिल इत्यादि, इसलिए रॉबर्टसन ने इसे बैंक मुद्रा कहा है। तीसरा जो है वर्गीकरण वह मुद्रा पदार्थ के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण, यानी मुद्रा के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल में लिया जा रहा है। पहला इसमें धातु मुद्रा। धातु मुद्रा में प्रमाणिक सिक्के और सांकेतिक सिक्के, दो प्रकार के सिक्के हो सकते हैं, प्रमाणित सिक्के और सांकेतिक सिक्के। इसके लक्षण क्या होते हैं धातु मुद्रा के? प्रधान सिक्का, ये देश का प्रधान सिक्का होता है। प्रमाणिक सिक्के जो होता है, प्रमाणिक सिक्का जो होता है वो देश का प्रधान सिक्का होता है, जबकि सांकेतिक सिक्का गौण सिक्का, गौण रूप में प्रचलित में रहता है। प्रमाणिक सिक्के से विनिमय और लेखा का कार्य किया जाता है। सांकेतिक सिक्के में अधिक अंकित मूल्य अधिक होता है। प्रमाणिक सिक्के वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर होता है। प्रमाणिक सिक्के में वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर होता है, जबकि गौण सिक्के में अंकित मूल्य ज़्यादा होता है, वास्तविक मूल्य उसका कम होता है। प्रमाणिक सिक्का असीमित विधिग्राह है, जबकि सांकेतिक सिक्के सीमित विधिग्राह। सीमित विधिग्राह ने कुछ सीमा तक ही उससे स्वीकार करते हैं। प्रधान सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई नहीं होती, जबकि प्रधान सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई होती है, जबकि इनकी स्वतंत्र ढलाई नहीं हो सकती। पहला है धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के बारे में हमने ये दो प्रकार के सिक्के देखे, प्रमाणिक और सांकेतिक। अब देखते हैं पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा यानी करेंसी नोट, नोट करेंसी इसको भी बोल सकते हैं या नोट भी बोल सकते हैं। इसमें कितने प्रकार की मुद्रा हो सकती है? पहला है प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था, रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। 100% कोष का प्रतिनिधित्व करती है। 100% का मतलब है 100% कोष इसके पीछे रखा जाता है।